मैं राम कुमार देवांगन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। प्लेट क्या होता है और इसके द्वारा विभिन्न महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेट के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ है। पहला, महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना। दूसरा, सागर तली के प्रसार की संकल्पना। स्थल मंडल को आंतरिक दृढ़ भूखंडों का बना हुआ माना गया। मॉर्गन ने अब तक 6 प्रमुख तथा 14 लघु प्लेटों को स्वीकार किया है। इसमें है 6 मुख्य जो प्लेटें हैं, उसमें है यूरेशिया प्लेट, दूसरा भारतीय प्लेट, तीसरा अफ्रीका प्लेट, चौथा अमेरिकन प्लेट, पांचवा अंटार्कटिका प्लेट, छठवां प्रशांत महासागर प्लेट। इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। अतः प्लेट के इन्हीं किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में प्लेट के किनारों को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला, विनाशात्मक प्लेट किनारा, जहाँ पर 2 प्लेट आपस में टकराते हैं तो उनके किनारों को विनाशात्मक किनारा कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट जो भारी पदार्थों का बना होता है का किनारा मुड़कर नीचे चला जाता है, जहाँ पर वह नष्ट होकर गहराई को विलीन हो जाता है। दूसरा, रचनात्मक किनारा, जहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, उस केंद्र को विसर्पण केंद्र कहते हैं। इन किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होता है। तीसरा, संरक्षी प्लेट किनारा। इसके अंतर्गत संरक्षी किनारों के सहारे 2 प्लेटों एक दूसरे के बगल में खिसकते हैं, बगल से खिसकते हैं, जिस कारण रूपांतरण भ्रंश का सृजन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता। ये स्थल मंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हेस महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह पक्ष में विवर्तनिकी प्लेट सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया। कार्बनिक युग में पैंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीप तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इसके प्रारूप में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी जारी है। सागर नितल का प्रसरण। पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर
इस सत्य का सत्यापन होता है कि महाद्वीप तथा महासागर स्थायी नहीं रहे हैं। महासागरों के खुलने तथा बंद होने के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण, रोम सागर प्रारंभिक बृहद महासागर का अवशिष्ट भाग है तथा प्रशांत महासागर में निरंतर संकुचन हो रहा है क्योंकि इसके कटक पर अमेरिकन प्लेट का क्षेपण हो रहा है। इसके विपरीत विगत 200 मिलियन वर्षों से अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। लाल सागर का खुलना भी प्रारंभ हो गया है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह तथ्य उभरता है कि जब महासागर खुलता है अर्थात उसमें विस्तार होता है तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर विस्थापित होते हैं और जब महासागर बंद होने लगते हैं तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पूरा चुंबकत्व तथा सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर विगत 200 मिलियन वर्षों के घटनाक्रम का ही ज्ञान भली भांति मिल पाता है, परंतु प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर उसके पहले की घटनाओं तथा उनके इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। वैलेंटाइन तथा मुर्स ने महाद्वीप तथा महासागरों के प्रारंभ से आज तक के इतिहास की पुनर्रचना का प्रयास किया है। लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप एक बृहद स्थल पिंड के रूप में संलग्न थे जिसे प्रथम पैंजिया नाम दिया गया। लगभग 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पैंजिया का विभाजन हुआ। प्लेट गति के कारण सारे स्थल खंड पुनः द्वितीय पैंजिया के रूप में आपस में संलग्न हो गए। हालम के अनुसार द्वितीय पैंजिया का विभाजन प्रारंभिक जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ तथा उत्तर पश्चिम अफ्रीका उत्तरी अमेरिका से प्रवाहित होकर दूर जाने लगा। सागर नितल प्रसरण मंडल निरंतर उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ता गया। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका का अलगाव मध्य क्रिटेशियस युग में हुआ। इसी समय यूरोप या उत्तर अमेरिका एक दूसरे से दूर हटने लगा। उत्तरी अटलांटिक का खुलना कई प्रावस्थाओं में संपन्न हुआ। उत्तरी अमेरिका से अफ्रीका से अलगाव के बाद यूरोप तथा ग्रीनलैंड लेब्राडोर से टूटकर अलग हो गए। इस समय लेब्राडोर सागर का निर्माण हुआ। हिंद महासागर का अस्तित्व क्रिटेशियस युग के पहले नहीं था। इस युग के अंतिम चरण में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर अर्थात तैथिस सागर से होकर एशियाटिक प्लेट की ओर अग्रसर होने लगा तथा ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गए। मैकेंजी तथा स्वलेटर ने चुंबकीय विसंगतियों के आधार पर हिंद महासागर के विकास का विवरण उपस्थित किया है। पर्वत तथा पर्वत निर्माण। टर्शरी युग के नवीन वलित पर्वतों के
श्रृंखलाएं ज्वालामुखी तथा भूकंप के सक्रिय हो क्षेत्र हैं जिनका संबंध प्लेट के किनारों से जोड़ा गया है। इस तरह पर्वत निर्माण की भूसन्नति संकल्पना के स्थान पर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जहाँ पर दो प्लेट आमने सामने सरकते हैं तो वे आपस में टकराते हैं। परिणाम स्वरूप विनाशात्मक किनारों के सहारे एक प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे झुक जाता है, जिसका दूसरे प्लेट के किनारे पर संस्पर्शी संपीड़न का प्रभाव होता है और उसका पदार्थ वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। प्लेट का भ्रमण कई रूपों में होता है तथा वह अत्यंत जटिल भी होता है। अतः पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भी जटिल होता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर कुछ वलित पर्वतों की उत्पत्ति स्पष्ट की जा रही है। पहला, प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा अमेरिकन प्लेट के विनाशात्मक किनारों पर महासागरीय प्लेट का किनारा महासागरीय किनारे के नीचे झुक गया है। परिणाम स्वरूप महासागरीय क्रस्ट के महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे विक्षेपित हो जाने के कारण संपीड़नात्मक संचलन के फलस्वरूप उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे के पदार्थों वलित हो गए तथा रॉकीज एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। उपर्युक्त परिस्थिति में महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट के टकराव से पर्वत का सृजन हुआ है। दूसरा, जब दो प्लेटों के ऊपर महाद्वीपीय भाग होते हैं तो भी उनके टकराव में पर्वतों का निर्माण होता है। इसी स्थिति में अल्पाइन तथा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। लगभग 65 से 70 मिलियन वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर तैतीस सागर था। उनके उत्तर में एशियाटिक प्लेट तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट थे। भारतीय प्लेट के एशियाटिक प्लेट की ओर गतिशील होने के कारण तैतीस में संकुचन होने लगा। लगभग 30 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट एशियाटिक प्लेट के करीब आ गया, जिस कारण दोनों में टकराव के फलस्वरूप तैतीस सागरीय क्रस्ट वलित हो गया तथा हिमालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार एशियाटिक प्लेट जब इंडियन प्लेट की ओर बढ़ते हुए यूरोप तथा अफ्रीका प्लेट से टकराने के कारण अल्पाइन श्रृंखला का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में भी अफ्रीका का प्लेट उत्तर की ओर गतिशील हो रहा है तथा इसका एशियन चाप के दक्षिण में यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। परिणाम स्वरूप रूम सांकर में संकुचन हो रहा है। तीसरा, जब दो प्लेट सागरीय नितल क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके टकराव से एक प्लेट की सागरीय क्रस्ट दूसरे प्लेट के नीचे सागरीय खंड में क्षेपित हो जाता है, जिस कारण उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपीय चाप तथा द्वीप तोरण के पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरह की स्थिति का सर्वोत्तम उदाहरण जापान के द्वीपीय चाप प्राप्त होता है। जापान द्वीप चाप में 3000 से 4000 मीटर ऊंचे पर्वत मिलते हैं। यद्यपि इन पर्वतों में हिमालय जैसे वलित पर्वतों की कई विशेषताएं मिलती हैं। द्वीप चाप का निर्माण दो विभिन्न चापों के मिल जाने के कारण हुआ है। जापान द्वीप चाप के दक्षिण में वर्तमान समय में भी दो अलग अलग चाप मिलते हैं, फिलिपाइन चाप
द मरियाना चाप। इसी आधार पर हिंद महासागर के उत्तर पूर्व द्वीप तोरण तथा द्वीप चाप की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। इस आधार पर महाद्वीपों के आगामी प्रारूप के विषय में भी भविष्यवाणी की जा सकती है कि पिछले 200 वर्षों से लगातार अटलांटिक खुलता जा रहा है, जबकि प्रशांत महासागर अमेरिकन प्लेट की गतिशील होने के कारण संकुचित होता जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद।